नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 साइंस का। जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है पहला क्वेश्चन। देखिए, हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझना है क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। और साथ में साथ ये जो क्वेश्चन है, अगर इनको आपने पढ़ा तो इनके बाहर जो छोटे क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाले। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान से समझना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर 1 पे कि आनुवंशिकी का जनक, ध्यान देना, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आनुवंशिक का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, ठीक है, मेंडल ने, क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने, ध्यान देना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, जो मेंडल थे उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो पादप का चुनाव उन्होंने किया, तो वो किया था बच्चों उद्यान मटर का। किसका प्रयोग किया? उद्यान मटर का उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो आपको बताना है उद्यान मटर को उन्होंने चुना था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, और अगर आप इनको पढ़ते हो तो इनके बाहर आपके छोटे क्वेश्चन नहीं जाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पर कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। प्रभावी लक्षण, ठीक है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक तो होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बता सकते हैं वह लक्षण, ठीक है, वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में, ठीक है, कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, यानी वो लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर लेगा, उसको अपन क्या कहने वाले हैं? उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करेगा, उसी को हम क्या कहने वाले हैं? उसको हम प्रभावी लक्षण कहेंगे। ठीक है, और अप्रभावी अगर पूछ लिया जाता है आपसे, है ना, अप्रभावी, ठीक है, अप्रभावी अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि वह लक्षण, ठीक है, वह लक्षण जो अपने आप को, ठीक है, किसको? अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त, वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, उसे क्या करने वाले हैं? उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण कहेंगे। ठीक है, यानी वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है, वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर लेगा, उसको हम प्रभावी लक्षण कहेंगे। और वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहने वाले हैं? उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन हमारा था प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है, उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे। और अप्रभावी लक्षण किसे कहेंगे? वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण कहेंगे।
अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और वो भी शानदार, हर क्वेश्चन यहाँ पर शानदार रहने वाला है, ठीक है। बस आपको पूरी निगाहें टिका करके और पूरा ध्यान लगा के यहाँ पर देखना है और पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आनुवंशिक लक्षणों का। आनुवंशिक लक्षणों, देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, यानी जो आनुवंशिक लक्षण है, ठीक है, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम क्या कहने वाले हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होगा उसे क्या कहेंगे? तो हमारा आंसर रहेगा वंशागति। क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होगा उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं वंशागति। क्या कहेंगे? वंशागति कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, ठीक है, पुनर्खोज किसने की? किसने की, ठीक है। मेंडल के नियमों की जो पुनर्खोज की गई वो किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट दोस्तों, नंबर 1 पे हॉलैंड के है ना, ऐसे लिखते हैं, हॉलैंड के ह्यूगो डी वृज है ना। नंबर 1 पे था हॉलैंड का ह्यूगो डी वृज था, ठीक है, ह्यूगो डी वृज। नंबर 2 पे था जर्मनी का कार्ल कोरेंस, ठीक है, जर्मनी का कार्ल कोरेंस, ठीक है, कार्ल कोरेंस और कोरेंस, ठीक है। और नंबर 3 पे था ऑस्ट्रिया का एरिक ऑन शेरमेक, ठीक है, शेरमेक। तो इन तीनों ने मेंडल के नियमों की क्या की? पुनर्खोज की, ठीक है। तो यानी मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की अगर पूछा जाता है, नंबर 1 पे हॉलैंड के ह्यूगो डी वृज, नंबर 2 पे जर्मनी का कार्ल कोरेंस, ठीक है, कार्ल कोरेंस, और नंबर 3 पे एरिक ऑन शेरमेक, यानी कि इन तीनों ने मिलकर मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी, ठीक है। क्योंकि मेंडल के जो नियम थे वो 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे, यानी उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो फिर इन तीनों ने मिलकर मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। किसने? ह्यूगो डी वृज, कार्ल कोरेंस और एरिक ऑन शेरमेक, इन तीनों ने मिलकर मेंडल के नियमों क्या की? पुनर्खोज की, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है उसे क्या कहते हैं? वंशागति कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा रहने वाला है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हर क्वेश्चन अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब करना वीडियो को जरूर नहीं भूले, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ चुके और हर वीडियो तक आपकी पहुंच बन सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल का पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गया जल्दी से बताइए? 6वां। तो यानी मेंडल का पूरा नाम क्या है? मेंडल का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आ सकता है मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल मेंडल का पूरा नाम है। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल मेंडल का पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए, ठीक है। मेंडल द्वारा, ठीक है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखो। नियमों के क्या लिखने हैं? नाम लिखिए। यानी मेंडल के द्वारा देखो 3 नियम दिए गए है ना। मेंडल के द्वारा कितने नियम दिए गए दोस्तों? 3 नियम। तो उन तीनों नियमों का अपन को नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम। कौन सा? प्रभाविता का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा नियम था बच्चों, पृथक्करण का नियम। कौन सा? पृथक्करण का नियम, या इसे बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और जो तीसरा नियम था वो था हमारा स्वतंत्र अपयन का नियम,
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए। तो पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। परीक्षण संकरण, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है, परीक्षण संकरण किसे कहेंगे। तो देखो, एक तो होता है परीक्षण संकरण और एक होता है बाह्य संकरण। ठीक है, तो पहले परीक्षण संकरण किसे कहते हैं इसकी बात करते हैं, फिर बाह्य संकरण की भी अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण है ना, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। ठीक है, यानी ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का जो संकरण होगा वो अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान समझना, जैसे कि हमारे पास जो प्रथम पीढ़ी होती है, ठीक है, प्रथम पीढ़ी जो होती है, तो प्रथम पीढ़ी में हमारे पास होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और इसका संकरण अपन करवा रहे हैं अप्रभावी जनक। ठीक है, अप्रभावी जनक, और अप्रभावी जनक क्या होता है, स्मॉल टी। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच संकरण करवाया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस करवाया जाता है, तो इसे बोलते हैं अपन परीक्षण संकरण। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास अप्रभावी जनक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है हमारा, बाह्य संकरण किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ गया, बाह्य संकरण किसे कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया, बाह्य संकरण किसे कहते हैं, बाह्य संकरण। ठीक है, बाह्य संकरण किसे कहते हैं, बाह्य संकरण किसे कहते हैं, बाह्य संकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, देखो दोस्तों, अभी हमने कहा परीक्षण संकरण, तो परीक्षण संकरण वह संकरण है जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण किससे करवाया जाता है, अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। ठीक है, तो अब बाह्य संकरण किसे कहेंगे, वह संकरण, ध्यान देना, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक। ठीक है, प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है ना, के साथ करवाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम कहेंगे बच्चों बाह्य संकरण कहते हैं, बाह्य संकरण, तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। ठीक है, तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का जो संकरण होगा वो किसके साथ करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा प्रभावी जनक के साथ। ठीक है, प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, उसे हम बाह्य संकरण कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे, बाह्य संकरण, तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण होगा वो प्रभावी जनक के साथ करवाया जाएगा, तो उसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। जैसे वही F1 पीढ़ी जो होगी हमारी F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी जो है ये तो क्या हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और जो प्रभावी जनक है, ठीक है, प्रभावी जनक जो है यह है कैपिटल टी। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, उसे हम बोलने वाले हैं बच्चों बाह्य संकरण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझा जा सकता, यानी कि मेंडल के उस नियम का नाम बताना है। मेंडल के क्वेश्चन लिख देता हूं, मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता है।
जा सकता है। ठीक है, यानी मेंडल का वह कौन सा नियम है जिसे एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा बच्चों, तो उस नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो यानी जो स्वतंत्र अपव्यय का नियम है इसे एक संकर संकरण से नहीं समझा जा सकता। ठीक है, यानी स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है इसे एक संकर संकरण से नहीं समझा जा सकता। यह द्विसंकर, द्विसंकर, ठीक है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर यह आधारित है, इसलिए इसे एक संकर संकरण से नहीं समझा जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।